नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। केंद्र सरकार ने डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक मसौदा किया जारी। डेटा के उल्लंघन पर अब लग सकता है 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। विधेयक को अगले सत्र में पेश करने का विचार। कॉलेजियम सिस्टम पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। एनजेएसी को पुनर्जीवित करने की भी उठी मांग। 2015 में किया था इस मामले को खारिज। काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है इसका आयोजन। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है इसका मकसद। विक्रम एस रॉकेट का हुआ प्रक्षेपण। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी ने किया था इसका निर्माण। अंतरिक्ष कार्यक्रम में हुआ निजी क्षेत्र का प्रवेश। और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने दी मंजूरी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है मकसद। द्विपक्षीय व्यापार को 5 साल में 45 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा जारी किया। इसमें डेटा संरक्षण से जुड़ी कई अहम बातों पर जोर दिया गया है। इसका प्रमुख मकसद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। इसके अलावा इसमें भारत के बाहर डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए भी विचार किया गया है। इसमें डेटा उल्लंघन के संबंध में दंड के प्रावधान भी हैं। सरकार इस मसौदा विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार इससे पहले भी डेटा संरक्षण विधेयक लेकर आई है, लेकिन प्रमुख आईटी कंपनियों की आपत्ति के चलते सरकार ने उसे वापस ले लिया था। नए ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर कंपनियां डेटा चोरी करती हैं या प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, तो उन पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह यह विधेयक कठोर वित्तीय जुर्माने का प्रावधान करता है। इसमें एक भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। यह बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय होगा जो डिजिटल नियामक के रूप में कार्य करेगा। इस बोर्ड को दंड तय करने का अधिकार होगा। नए मसौदे के अनुसार केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी जहां भारतीयों का डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों के चयन की शर्तें डेटा सुरक्षा परिदृश्य पर आधारित होंगी। यह ऐसे क्षेत्र होंगे जहां जरूरत पड़ने पर सरकार भारतीयों के डेटा को एक्सेस कर सकती है। गौरतलब है कि प्रस्तावित विधेयक में डेटा शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक डेटा का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा या स्वचालित माध्यम से प्रस्तुत सूचना, तथ्यों, अवधारणाओं, विचारों या निर्देशों आदि से है। आपको बता दें कि आमतौर पर मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर और सर्च हिस्ट्री आदि के लिए डेटा शब्द का उपयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से डेटा को किसी ऐसी जानकारी के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है। यह जानकारी दस्तावेज, चित्र, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी अन्य प्रारूप में हो सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में साल 2015 के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इसमें कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। इसके साथ ही एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की भी इसमें मांग की गई है। इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश ने सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मामले में मौखिक टिप्पणी की थी। रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली पारदर्शी नहीं है। उनके मुताबिक न्यायपालिका में योग्य व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कॉलेजियम जानता हो। मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली का मूल दोष यह है कि न्यायाधीश अपने उन सहयोगियों की सिफारिश कर रहे हैं जिन्हें वे जानते हैं। आपको बता दें कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है। इसकी अध्यक्षता सीजेआई द्वारा की जाती है। इसमें सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
वहीं हाईकोर्ट के कॉलेजियम में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उस कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। गौरतलब है कि कॉलेजियम का जिक्र ना तो संविधान में किया गया है और ना ही यह संसद के किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित हुई प्रणाली है। ये फैसले फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस में दिए गए थे। इन मामलों को सम्मिलित रूप से 3 जजेस केसेस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके द्वारा यह नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जानी चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। वहीं मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में CJI से हमेशा परामर्श किया जाएगा। गौरतलब है कि संसद द्वारा साल 2014 में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 भी पारित किया गया था। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव लाना था। इस तरह इसके माध्यम से मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करनी थी। लेकिन इन दोनों ही अधिनियमों को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इनके छोटे कार्यकाल पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। असल में इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरह सिस्टम की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत का कहना था कि संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के चयन का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे में सरकारें अपने हित को साधने के लिए संविधान की चुप्पी का गलत इस्तेमाल करती हैं। शीर्ष अदालत का यह भी तर्क था कि सरकार को स्वतंत्रता के बाद इस पर कानून बनाने पर विचार करना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है कि साल 2004 के बाद से कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। वहीं एनडीए के 2014 से लेकर आज तक के कार्यकाल में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। जस्टिस KM जोसेफ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसे एक गलत परंपरा करार दिया है। आपको बता दें कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324(2) के मुताबिक निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर नियत किया गया हो। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 324(5) के मुताबिक संसद को निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसी क्रम में सरकार द्वारा चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यापार का लेन देन अधिनियम 1991 पारित किया गया। इसका मकसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की पद, सेवा शर्तें, वेतन आदि को निर्धारित करना था। इस अधिनियम की धारा 4 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया गया है। यह संगमम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत और पुनर्जीवित करना है। यह कार्यक्रम करीब 1 महीने तक चलेगा। महीने भर की यह अवधि कार्तिके के तमिल महीने के लगभग बराबर होगी। इस दौरान तमिल लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने जाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के दक्षिणी हिस्से से करीब 2500 से लेकर 3000 लोग वाराणसी की यात्रा करेंगे। इनमें विद्यार्थी, हस्तशिल्पी, साहित्यकार, व्यवसायी, कला क्षेत्र और अध्यात्म आदि से जुड़े लोग शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस संगमम का आयोजन भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। इसके साथ ही इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल संगमम का यह प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इस नीति में आधुनिक प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि काशी और तमिल क्षेत्र का संबंध बहुत गहरा और पुराना माना जाता है। एक किंवदंती के मुताबिक भगवान शिव की आज्ञा से महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया था। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपति में अपना आश्रम बनाया था
उनके द्वारा दक्षिण भारत में संगम की सभ्यता को स्थापित किया था, इसलिए उन्हें तमिल भाषा का पितामह भी कहा जाता है। ऐसे ही एक अन्य किंवदंती के मुताबिक राजा पराक्रम पांड्या ने मुद्रे के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। यह भगवान शिव का एक मंदिर बनाना चाहते थे। इसके लिए उनके द्वारा शिवलिंग लाने के लिए काशी की यात्रा की गई थी, लेकिन लौटते समय वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश की तो शिवलिंग को ले जाने वाली गाय ने जाने से मना कर दिया। इसके बाद पराक्रम पांड्या ने इसे भगवान की इच्छा समझते हुए शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। इस जगह को शिवकाशी के नाम से जाना जाता है। इस तरह जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे, उनके लिए पांड्या शासकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर आज दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में तेनकासी में स्थित है। हाल ही में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री को एक आवेदन प्राप्त हुआ। इसमें केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वारा निकोबारी होदी शिल्प के लिए जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत की मांग की गई। यह आवेदन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय विकास परिषद द्वारा किया गया है। यह पहला मौका है जब केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार ने अपने उत्पादों के लिए जीआई टैग की मांग की है। दरअसल होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। यह एक आउटरिगर कैनो है जो आमतौर पर निकोबार लोगों द्वारा नाव को बनाने में प्रयोग किया जाता है। होदी बनाने का कौशल यहाँ के लोगों को उनके पूर्वजों से विरासत में मिला है। इसको बनाने के लिए यहाँ के लोग स्थानीय या फिर आसपास के द्वीपों में पाए जाने वाले वृक्षों का प्रयोग करते हैं। डिजाइन के स्तर पर भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच अंतर देखने को मिलता है। अंडमान के लोग होदी का प्रयोग आवागमन सहित सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने और रेसिंग के मकसद से भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ होदी दौड़ द्वीपों और गांव के बीच आयोजित की जाती है। जीआई टैग बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह प्रयोग किया जाता है। यह टैग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न किसी वस्तु या उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का सूचक होता है। भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। एक बार प्राप्त जीआई टैग केवल 10 साल की अवधि के लिए मान्य होता है। बाद में इसको रिन्यू करना आवश्यक होता है। जानकारों के मुताबिक अभी तक भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री को 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से 400 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। हाल ही में विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। यह भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे निजी तौर पर विकसित किया गया है। इसे हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। इस मिशन का मकसद कंपनी की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही इसके माध्यम से विक्रम 1 के लिए जरूरी तकनीक का भी परीक्षण करना है। विक्रम 1 को कंपनी द्वारा अगले साल लॉन्च करने की योजना है। गौरतलब है कि स्काईरूट एरोस्पेस इसरो के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप है। आपको बता दें कि विक्रम एस सिंगल स्टेज फ्यूल यानी एकल चरण ईंधन वाला रॉकेट है। इसका नाम विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। यह रॉकेट करीब 6 मीटर लंबा है। इसे करीब 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो यह एक सब ऑर्बिटल यानी उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसका मतलब है कि इसे बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इसमें कुल 3 पेलोड थे, जिनमें 2 भारतीय और 1 बाहरी देश का पेलोड शामिल है। शामिल होने वाले पेलोड चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश स्थित एनस्पेसटेक और अर्मेनियाई बाजू मैक्यू स्पेस रिसर्च लैब के थे। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा साल 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्योग की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद से स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसने अपना रॉकेट लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने IMAT यानी एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण किया है। इसे इसरो ने DRDO, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की मदद से पूरा किया है। यह परीक्षण उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित बबीना फील्ड फायर रेंज से किया गया है। इसमें पैराशूट की ताकत और क्षमता का परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण में शामिल पैराशूट की मदद से 5 टन के डमी मॉड्यूल को जमीन पर लैंड कराया गया था। इसका वजन भी उतना ही रखा गया जितना गगनयान के क्रू मॉड्यूल का होगा।
इसका मकसद भविष्य में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। दरअसल गगनयान में 3 पैराशूट मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये पैराशूट लैंडिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल की गति को सुरक्षित स्तर तक लाने में मदद करेंगे। इसीलिए इस परीक्षण के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि अगर कोई पैराशूट खराब हो जाता है तो दूसरा पैराशूट क्रू मॉड्यूल की सही लैंडिंग करा पाएगा या नहीं। आपको बता दें कि गगनयान इसरो का एक प्रोजेक्ट है जिसकी साल 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इस तरह इसे भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को भेजा जाएगा। इनमें से 2 मानव रहित मिशन होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा। इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को भेजा जाएगा। इस दल को LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि जनवरी 2007 में इसरो द्वारा एक स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटिंग मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजने के बाद उसकी सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्ति की गई थी। इस सफलता ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑर्बिटिंग मॉड्यूल या कक्षीय मॉड्यूल एक कंपार्टमेंट की तरह होता है। इसकी मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसमें इन यात्रियों के लिए रहने योग्य वातावरण होता है। इसी की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस जमीन पर लाया जाता है। बीते दिनों COP27 की कई दिनों से जारी बैठक समाप्त हो गई। बैठक के अंतिम दिन विकासशील देशों के लिए राहत भरी खबर आई। अंतिम दिन नुकसान और क्षति के वित्त पोषण फंड पर सहमति बनी। इसका मकसद जलवायु आपदाओं से प्रभावित कमजोर देशों को वित्तीय सुविधाओं मुहैया कराना है। इस नई फंडिंग व्यवस्था और फंड से जुड़े नियम आदि को लेकर सिफारिश करने के लिए COP28 में एक संक्रमणकालीन समिति स्थापित करने की बात कही गई है। जानकारों के मुताबिक इस समिति की पहली बैठक मार्च 2023 के अंत में होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि कई विकासशील देश दशकों से जलवायु वित्त की मांग कर रहे हैं, लेकिन विकसित देश यह कहते हुए इसका विरोध करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को परिभाषित करना और उसका आकलन करना मुश्किल है। असल में नुकसान और क्षति फंड विकासशील और गरीब देशों को दिया जाने वाला एक मुआवजा है, चूंकि विकसित देशों को पर्यावरणीय प्रदूषण वाले औद्योगिक उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए विकसित देशों से गरीब देशों को भुगतान करने की मांग हो रही है जो पर्यावरणीय प्रदूषण में कम योगदान करते हैं। विकसित देशों की गतिविधियों के चलते ये गरीब देश चरम जलवायु घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। हालांकि साल 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में ही इस फंड पर पहली बार विचार हुआ था। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद के तौर पर विकासशील देशों को 2020 से हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। इसके बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया आपसी सहमति से तय तारीख पर इसे लागू कर सकेंगे। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को निर्यात पर शुल्क छूट प्रदान करेंगे। इसमें ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर 0 शुल्क होगा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भारत के लगभग 96% निर्यात पर 0 शुल्क होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 85% निर्यात को भारतीय बाजारों में 0 शुल्क के साथ पहुंच मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर था। इस समझौते के तहत अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 45 से 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इससे भारत में करीब 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। सरकार की माने तो इससे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात साल 2027 में 20 अरब डॉलर हो सकता है। वहीं साल 2035 में इसके 35 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। समझौते के तहत भारत ने ऑस्ट्रेलियाई शराब, बादाम, दाल, संतरे, कीनू, नाशपाती, खुबानी और स्ट्रॉबेरी आदि को 0 शुल्क के अंतर्गत रखा है। हालांकि डेयरी उत्पाद, बीफ, चीनी, सेब और लौह अयस्क आदि को भारत ने शुल्क छूट से बाहर रखा है। इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलियाई कोयले पर 0 शुल्क रखा गया है। इसमें कुकिंग कोल पर शुल्क समाप्त करने से भारतीय इस्पात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया से कुल कोयला आयात का तकरीबन 73% हिस्सा कुकिंग कोल का है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि वह भारतीय दवाओं के तेजी से अनुमोदन की अनुमति देगा। इसके लिए वह भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण के लिए कनाडा और यूरोपीय संघ की
निरीक्षण रिपोर्ट को अनुमोदन का आधार मानने को तैयार हुआ है। इससे भारतीय फार्मास्यूटिकल्स निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इस समझौते के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद के कार्य का वीजा दिए जाने का प्रावधान है। गौरतलब है कि साल 2020-21 में भारत का ऑस्ट्रेलिया में करीब 8.3 अरब डॉलर का निर्यात था। वहीं ऑस्ट्रेलिया का भारत में करीब 16.75 बिलियन डॉलर का निर्यात था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा समझौता होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक देश आपसी सहमति से आयात निर्यात शुल्क को कम करते हैं या फिर समाप्त करते हैं। FTA के तहत संबंधित देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बहुत कम या बिना किसी टैरिफ बाधाओं के किया जा सकता है। मूल रूप से यह व्यापार को उदार बनाता है। इस तरह इसमें उद्योग और विनिर्माण पर सुरक्षात्मक बाधाओं को दूर किया जाता है। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए एक नई रणनीति लॉन्च की है। यह रणनीति विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के दौरान जारी की गई है। इसे अफ्रीका में मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध समस्या के तत्काल समाधान के लिए शुरू किया गया है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक सालाना वैश्विक अभियान है। यह नई रणनीति पूर्व और वर्तमान वैश्विक कार्यक्रमों के ज्ञान पर आधारित है। आपको बता दें कि इसके तहत 4 स्तंभों के माध्यम से अफ्रीका में मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध के खतरे और प्रभाव को कम किया जाएगा। इनमें पहला स्तंभ मलेरिया रोधी दवा की प्रभावकारिता और प्रतिरोध की निगरानी को मजबूत करना है। दूसरा स्तंभ पूर्वव्यापी उपायों के जरिए दवा के दबाव को सीमित करने के लिए निदान और चिकित्सीय विनियमन करना है। तीसरा स्तंभ मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोधी परजीवियों के प्रसार को सीमित करके प्रतिरोध पर प्रतिक्रिया करना है। जबकि चौथा मौजूदा उपकरणों का लाभ उठाने और मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध के खिलाफ नए उपकरणों के विकास को प्रोत्साहित करना है। दरअसल अफ्रीका में हालिया कुछ रिपोर्ट्स में मलेरिया दवाओं के प्रमुख घटक आर्टेमिसिनिन के प्रति बढ़ते परजीवी प्रतिरोध के संकेत मिले हैं। इसकी पहचान अफ्रीका के कई देशों में की गई है। युगांडा, रवांडा और इरिट्रिया जैसे अफ्रीकी देशों में इसके बढ़ते हुए मामले देखने को मिले हैं। WHO के मुताबिक परजीवियों में दवाओं के प्रति बढ़ता प्रतिरोध एक खतरनाक संकेत है। ऐसे संकेत मलेरिया से निपटने में हुई प्रगति को कम कर सकते हैं। आपको बता दें कि मलेरिया मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमित एनाफिलीज मादा मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया के इलाज के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध दवाओं में मुख्य यौगिक आर्टेमिसिनिन होता है। आर्टेमिसिनिन स्वीट वर्मवुड यानी आर्टेमिसिया एनुआ के अर्क से प्राप्त होता है। गौरतलब है कि साल 2020 में दुनिया भर में मलेरिया संक्रमण और मृत्यु के तकरीबन 96% मामले उप सहारा अफ्रीका से थे। इनमें हर 5 में से 4 मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हुई थी। बीते दिनों विश्व स्तरीय AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी। इसका मकसद विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के महत्व को चिन्हित करना है। साथ ही इस मंच का प्रयोग कर वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार कर उसे लागू करना है। बता दें कि इस मंच को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से इस मंच को स्थापित करने की सिफारिश AMR से जुड़े इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में की थी। WHO के मुताबिक AMR वैश्विक स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरा है। WHO ने AMR को शेष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक बताया है। एंटी माइक्रोबियल्स यानी रोगाणुरोधी दवाओं का अधिक प्रयोग या दुरुपयोग दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास का प्रमुख कारण है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और अन्य परजीवी समय के साथ दवाओं के प्रति सकारात्मक क्रिया करना बंद कर देते हैं। इसके चलते संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी की गंभीरता और बढ़ने लगती है। नतीजतन रोगी की मृत्यु हो जाती है। साल 2019 में लगभग 5 मिलियन मौतों के पीछे साइलेंट पेंडेमिक का हाथ था, जिसमें AMR बैक्टीरिया के कारण लगभग 1.27 मिलियन मौतें हुई। असल में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को साइलेंट पेंडेमिक के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह एक वार्षिक वैश्विक अभियान है। यह 18 नवंबर से शुरू होकर
24 नवंबर तक आयोजित किया गया है। इसका मकसद विश्व को AMR की बढ़ती समस्या के बारे में जागरूक करना है। बीते दिनों साइट्स यानी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के एक प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। यह प्रस्ताव हाथीदांत व्यापार को फिर से शुरू करने के खिलाफ लाया गया था। इसमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से हाथीदांत के नियमित रूप से नियंत्रित व्यापार की अनुमति देने का प्रावधान था। ऐसा पहली बार है कि भारत हाथीदांत के व्यापार के खिलाफ वोटिंग करने से दूर रहा है, क्योंकि करीब 3 दशक से ज्यादा समय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हाथीदांत व्यापार का विरोध किया है। लेकिन अब भारत के इस कदम को नामीबिया के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है, भारत ने चीतों के पुनर्वास के लिए चीते नामीबिया से ही मंगाए थे। दरअसल साल 1999 और 2008 में नामीबिया, जिम्बाब्वे और बाद में बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका को हाथी की प्राकृतिक मौत के मामले में हाथीदांत के व्यापार की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही इन देशों को शिकारियों से जब्त किए गए हाथीदांत की बिक्री का अधिकार भी दिया गया था। इसके बाद नामीबिया ने हाथीदांत के नियंत्रित व्यापार को नियमित रूप से करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को साइट्स के साल 2016 के कोप 17 और 2019 के कोप 18 सम्मेलन में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद कोप 19 में जिम्बाब्वे द्वारा भी ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया था। हाथीदांत के व्यापार के पक्ष में नामीबिया और अन्य दक्षिणी अफ्रीका देशों का तर्क है कि उनके यहाँ हाथियों की आबादी पुनः बढ़ गई है। ऐसे में अगर उनके भंडारित हाथीदांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाता है तो इससे हाथी संरक्षण और समुदायों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। वहीं हाथीदांत व्यापार के विरोधियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की आपूर्ति से मांग वृद्धि होती है, इसीलिए इससे दुनिया भर के हाथियों के अवैध शिकार में वृद्धि होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो सके। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1975 को हुई थी। गौरतलब है कि भारत ने साल 1981 में साइट्स का लोगो डिजाइन किया था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में कॉलेजियम का उल्लेख किया गया है। और 3. अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहे साइट्स यानी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1975 को हुई थी। कथन 2, वर्ष 1976 में भारत ने इसका लोगो डिजाइन किया था। और कथन 3, वर्ष 2019 में इसका कोप 18 सम्मेलन हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं। A केवल 1, B केवल 2, C केवल 2 एवं 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जनवरी 2017 में स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट किया था। 2. भारत गगनयान के माध्यम से प्रथम बार अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा। 3. गगनयान को निम्न भूकक्षा यानी LEO में भेजा जाएगा। और 4. एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण गगनयान मिशन का एक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1 एवं 2, B केवल 1, 2 एवं 3, C केवल 2, 3 एवं 4 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत केवल 2 देश शामिल होते हैं। और 2. मुक्त व्यापार समझौते के तहत संबंधित देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार अनिवार्यतः बिना किसी शुल्क बाधा के किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों या फिर D न तो 1 और न ही 2। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और कथन 2, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत है। विकल्प है A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान पूर्णिमा देवी को एंटरप्रेन्योरियल विजन यानी उद्यमिता दृष्टिकोण श्रेणी में दिया गया है। पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि इस अवार्ड को प्रकृति की असाधारण क्षमता का समर्थन करने वाले अभिनव तरीकों की सराहना के लिए दिया जाता है। गौरतलब है कि पूर्णिमा देवी बर्मन सारस की रक्षा के लिए असम में काम कर रही एक भारतीय वन्य जीव विज्ञानी हैं। ये हरगिला आर्मी संगठन की संस्थापक हैं और ये संगठन सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित है। इसमें केवल महिलाएं शामिल हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। इसके बाद इन दोनों गांवों को अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जाना जाएगा। इस तरह ये राज्य का पहला जैव विरासत स्थल बन गया है। आपको बता दें कि ये दोनों गांव तमिलनाडु के मदुरई जिले में पड़ते हैं। ये क्षेत्र 7 पहाड़ियों या इनसेल बर्ग की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। अरिट्टापट्टी गांव पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियों का घर है। इनमें लेगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन और बोनेली ईगल जैसे महत्वपूर्ण शिकारी पक्षी शामिल हैं। इसके अलावा ये भारतीय पेंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और अजगर जैसे वन्य जीवों का भी घर है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा है। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में स्थित है। सरकार के मुताबिक ये हवाई अड्डा न केवल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि वाणिज्य और पर्यटन के विस्तार को भी बढ़ावा देगा। इससे इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि ईटानगर भारत का एकमात्र ऐसा राजधानी शहर था जो वायु मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। हाल ही में अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इसमें भारत 6 स्थान ऊपर चढ़कर 61वें स्थान पर पहुंच गया है। इंडेक्स में इस बार भारत का कुल स्कोर 51.19 है, जो साल 2021 में 49.74 था। इंडेक्स के मुताबिक भारत ने AI प्रतिभा एकाग्रता में पहली रैंक हासिल की है, जबकि देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक के मामले में दूसरी रैंक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ, दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश और घरेलू बाजार आकार में तीसरी रैंक हासिल की है। हाल ही में दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये एक पंजीकृत ट्रस्ट और एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हाल ही में IPRD यानी हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 4था संस्करण शुरू किया गया है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करना है। आपको बता दें कि IPRD नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें कुल 6 सत्र होंगे। IPRD 2022 की थीम भारत प्रशांत महासागर पहल का संचालन है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई है। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था और ये 17वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे। इनको पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। बोरफुकन और असमिया सेना के प्रदर्शन को सरायघाट के युद्ध के रूप में भी याद किया जाता है। इनके नाम पर नेशनल डिफेंस अकेडमी में बेस्ट कैडेट को लचित मेडल दिया जाता है। इन्होंने साल 1671 में हुए सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया था। इस वजह से असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया था। हाल ही में सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दी है। सऊदी अरब के रॉयल दूतावास के मुताबिक भारतीय नागरिकों को अब सऊदी वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सऊदी ने यह कदम भारत के साथ मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर उठाया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र के माध्यम से ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति का यह प्रमाण पत्र है उसका किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मारपीट, मर्डर आदि जैसे आपराधिक मामलों में शामिल होने का कोई केस थाने में दर्ज नहीं है। बीते दिनों 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन समारोह गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में करीब 79 देशों की 280 बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा इसमें भारत की 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों को इंडियन पैनोरमा में दिखाया जाएगा, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का हिस्सा होंगी। आपको बता दें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना साल 1952 में हुई थी और ये एक वार्षिक उत्सव है। ये दुनिया भर के सभी सिने प्रेमियों और रचनाकारों को अपने काम और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।